स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अगले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इससे जो पहला चैप्टर है कॉलोनिज्म साइट्स वाला, वो लेटेस्ट सिलेबस में डिलीट है, तो उससे अगला चैप्टर है ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आई, यानी समकालीन दृष्टिकोण से महात्मा गांधी जो कैरेक्टर है उसके बारे में जानने को इस पाठ में मिलेगा कि क्या पैलेस था गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। द पीरियड 1919 to 1947 AD occupies a very significant place in the history of Indian freedom struggle। यानी 1919 से और 1947 का जो समय है वो भारतीय स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1919 से और 1947 का समय, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय ही लगभग उससे पहले यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो भी चल रहा था। 1914 टू 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और उसी दौरान भारत की राजनीति में गांधी जी का उदय होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उस आंदोलन में बहुत तेज परिवर्तन देखने को मिला था। तो यानी जाहिर सी बात है कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो फैक्टर्स थे वो भी इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रहे थे। जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी समय प्रथम वर्ल्ड वार था वो भी चल रहा था। और ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों की हर प्रकार से सहायता करने की अपील भी की थी। परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग दिया और उनका विचार था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यानी इससे ऐसा करने का उनका मुख्य मकसद था कि ऐसा करने से शायद अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने रॉल्ट एक्ट इम्प्लीमेंट किया था और जिसके कारण बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हुई थी। लोगों को बंदी बना लिया गया था, सुनवाई नहीं हुई थी, कोई पिटिशन करने का अधिकार भी भारतीयों को नहीं रहा। इस कारण इंडियन लोगों में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा फैल गई थी और रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए 13 अप्रैल 1909 को जलियांवाला बाग यानी अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और उस निहत्थी सभा पे जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। इस हत्याकांड के कारण सारा भारतवर्ष था वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया था और स्वयं गांधी जी भी अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन गए थे। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पूरी तरह बागडोर थी वो गांधी जी के हाथ में आ गई थी और उन्होंने 1920 से अपने जो नेशनल मूवमेंट शुरू किए थे और उनके बाद उनका यानी इंडियन पॉलिटिक्स में पूरी तरह गांधी जी का उदय हो गया था। तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ। देखने को मिलेगा, इसमें पढ़ने को मिलेगा। इट वॉज द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यह भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का तीसरा चरण था, तीसरा और अंतिम चरण था, फाइनल फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जैसा कि पहला चरण तो 1857 वाला रहा है, दूसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो आम आदिवासी और कृषक किसान जमींदारों का रहा है और तीसरा जो फेज है यानी दूसरा फेज है उदारवादियों का रहा था और तीसरा फेज है वो रिवॉल्यूशनरियों का भी रहा है और साथ में लिबरल लोगों का भी रहा है। तो फाइनल फेज था ये। It was during this period that a great personality,
Mahatma Gandhi entered the Indian political scene with weapons like satyagraha, non-cooperation and civil disobedience, based on truth and non-violence, and soon became the pioneer of the national movement. लाइन टू लाइन देखते हैं. It was during this period that a great personality, इसी काल में एक महान विभूति, यानी यह समय जो जाना जाता है वो एक महान विभूति यानी एक महान चरित्र जिसका जो भारतीय राजनीति के कर्णधार बने. द इंडियन पॉलिटिकल सीन विद वेपन्स लाइक सत्याग्रह, और जिसके हथियार थे क्या? सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन यानी असहयोग, एंड सिविल डिसओबीडियंस और सविनय अवज्ञा आंदोलन. यानी सत्याग्रह, असहयोग और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी उन्होंने चलाया था आगे चल करके तो सविनय अवज्ञा आंदोलन. बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि आधारित थे सच्चाई पर और अहिंसा पर. एंड सून बिकेम द पायनर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और शीघ्र ही वो भारतीय राजनीति के सूत्रधार यानी कर्णधार बन गए. सिंस महात्मा गांधी डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन फ्रॉम 1919 to 1947, दिस पीरियड इज जनरली नोन एज गांधीयन एरा. इसलिए जो ये समय है 1919 से 1947 के बीच का समय है, इसे गांधी युग भी कहा गया है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द नेशनल मूवमेंट बिकेम ए मास मूवमेंट. इसी काल में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक आम जन संघर्ष भी बन गया था. यानी इस युग के राष्ट्रवादी आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया था. नेशनलिस्ट, रिवोल्यूशनरी, सोल्जर्स, वर्कर्स एंड कॉमन मासेस all made a notable contribution to national movement. राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों, राष्ट्रवादियों, सैनिकों, कामगारों और आम जन ने यानी सामान्य जनों ने भी इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था. अल्टीमेटली नेशनल रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया emerged victorious and India became free on August 15, 1947. अंत में भारत की राष्ट्रीय क्रांति की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया. It is worth mentioning that in the history of nationalism there has been a tendency of generally identifying a single individual with the making of a nation. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवाद के विकास में, जैसा कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, राष्ट्रवाद शब्द का जो नाम आता है तो उसकी जो एक्सिस है वो किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है. जैसा कि गैरिबाल्डी इज एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ इटली, जैसे गैरिबाल्डी का योगदान इटली के निर्माण में रहा है, ऐसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर. इसी तरह जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के स्वाधीनता संघर्ष से जोड़ा जाता है. एंड हो ची मिन विद द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ वियतनाम अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, और वियतनाम के औपनिवेशिक शासन से रिलीज करवाने का जो काम किया था वो हो ची मिन. ये 10th क्लास में इंडो चाइना राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में ये सब आप पढ़ने को मिल सकता है हो ची मिन के बारे में. और जो इसका गैरिबाल्डी और ऑटोवन बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है. और गैरिबाल्डी जिसे इटली की स्वॉर्ड भी कहा जाता है, इटली की तलवार भी कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण में उसका बहुत बड़ा योगदान था. इटली पर भी बहुत सारे जो फॉरेनर्स पावर्स थी उनका अधिकार रहा है. तो सो महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. इसी प्रकार महात्मा गांधी को भी राष्ट्रवाद का यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है. एज महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवर्डेड ऑफ ऑल द लीडर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया.
निसंदेह महात्मा गांधी देश के स्वाधीनता संघर्ष में योगदान देने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली रहे। इट इज़ वेरी फेयर टू डेकोरेट हिम विद द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंडियन नेशन। इसीलिए उसे राष्ट्रपिता की पदवी से अलंकृत करना उचित होगा। In the present chapter, the main objective of our study is analyze the activities of Gandhiji in India during the period 1950 to 1948। यानी गांधी जी का भारतीय राजनीति में दक्षिण अफ्रीका से वो लौटते हैं 1915 में और 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक का जो समय है, यानी उनकी जो भी एक्टिविटी रही है उनका विश्लेषण करना इस पाठ में विशेष उसकी थीम है। थ्रो लाइट ऑन हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और स्वाधीनता संघर्ष में उनके योगदान पर प्रकाश इस चैप्टर में डाला गया है। इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात, इन ए ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक पारंपरिक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ। हिज फादर करमचंद गांधी वाज द दीवान ऑफ राजकोट। उसके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। एंड हिज मदर पुतलीबाई वाज ए रिलीजियस वुमेन, और उसकी माता पुतलीबाई थी, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। ही वाज मैरिड टू कस्तूरबा बाई एट एज ऑफ 12, और उसकी शादी कस्तूरबा बाई से 12 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1888 एंड सेल्ड टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन द डिग्री ऑफ लॉ। 1888 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद वो इंग्लैंड चले गई कानून की पढ़ाई करने के लिए। आफ्टर बिकमिंग ए बैरिस्टर ही रिटर्न टू इंडिया इन जून 1891, और जून 1891 में वे बैरिस्टर बनकर के भारत लौटे। ही लेफ्ट फॉर साउथ अफ्रीका इन 1893 टू प्रैक्टिस लॉ, और 1893 में वो वकालत की प्रैक्टिस करने दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। गांधीजी वाज द फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर एंड द फर्स्ट हाईली एजुकेटेड इंडियन टू एंटर साउथ अफ्रीका। गांधीजी दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पैर रखने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। लेटर ही इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी, और कालांतर में वो भारतीय समुदाय के, यानी वहां जो भारतीय समुदाय था उसके नेता बन जाते हैं। इन दैट टेरिटरीज, यानी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते थे उनके नेता बन जाते हैं। द वेल नोन हिस्टोरियन चंद्रन देवसेन हैज राइटली रिमार्क्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी। इतिहासकार चंद्रन देवसेन कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यानी उन्होंने अपने जो ये मूवमेंट थे इनके कारण, इन मूवमेंटों का सबसे पहले जो प्रयोग किया था जो उसके जो सत्याग्रह का, वो सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका में ही प्रयोग किया था। तो क्या है अफ्रीका की घटना? इन दोज डेज द व्हाइट रूलर्स हैड इम्पोज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ इंसोलेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन लिविंग इन साउथ अफ्रीका। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों पर अफ्रीका के शासकों ने अपमानजनक प्रतिबंध लगा दिए थे। इंसोलेंट रिस्ट्रिक्शन, अपमानजनक प्रतिबंध। इंसोलेंट का मतलब होता है अपमानजनक प्रतिबंध लगा दिए थे। गांधी जी अपोज्ड दीज इंसल्टिंग एंड अनजस्ट रिस्ट्रिक्शन एंड स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और अवज्ञा और सत्याग्रह के साधनों का
सहारा लेकर के उन्होंने अफ्रीका सरकार के विरुद्ध ये मूवमेंट शुरू किए। दिस मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 डिकेड्स, और लगभग 2 दशक लंबे इस संघर्ष में गांधी जी को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। द गवर्नमेंट हैड टू विदड्रॉ मैनी रिस्ट्रिक्शन, और जो गवर्नमेंट ने यानी अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों पर लगाए अनेक प्रतिबंधों को हटा लिया। इन जनवरी 1950 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। His struggle and ensuing success in South Africa had brought him much popularity in India। और दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और सफलताओं ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया। Therefore, Indian extended him a hearty welcome on his arrival। अतः भारतीयों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। यानी जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद जो वाली पॉलिसी थी उसके खिलाफ वहाँ पे जम कर के संघर्ष किया, और भारतीय समुदायों पर जो लगाए गए थे रिस्ट्रिक्शन थे वो अफ्रीकन सरकार को वहाँ से हटाने पड़ते हैं। तो गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट था वो पूरी तरह से वहाँ पे कामयाब रहा, और भारतीयों ने इसकी खुशी में उनका जब वो यहाँ पर लौटे तो दिल खोल करके स्वागत किया। गांधी जी इनिशियल एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह, इंस्पायरेशन फ्रॉम स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग, इनिशियल एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह, प्रारंभिक प्रयोग, इंस्पायरेशन फ्रॉम स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष से क्या प्रेरणा मिली। गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड हिम टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष गांधी जी ने किया था उस संघर्ष के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। द यूनिक टेक्निक ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह which he had developed in South Africa were to be successfully employed in Indian national movement in near future। उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के रूप में जिन महत्वपूर्ण विधियों का विकास किया था उनका निकट भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। The success achieved in South Africa had made it imply clear that rival party could be forced to concede to the demands of satyagraha with the weapons of peaceful disobedience and satyagraha। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो सफलता प्राप्त कर ली थी उनने ये स्पष्ट हो गया था कि शांतिपूर्ण अवज्ञा और सत्याग्रह के द्वारा विरोधी पक्ष को आंदोलन की मांगे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है। द स्ट्रगल ऑफ पुअर एंड डाउनट्रोडन इंडियंस अगेंस्ट injustice in South Africa assured Gandhiji that the Indian masses could be prepared to start a strong movement against British rule। यानी दक्षिण अफ्रीका में दीनहीन भारतीयों की अन्याय के विरुद्ध संघर्षशीलता ने गांधी जी को यह विश्वास दिला दिया था कि भारतीय जनता भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लामबंद हो सकती है against the British and sacrifice their lives for the accomplishment of great and noble task of country independence। यानी भारतीय जनता भी देश के लिए स्वाधीनता संघर्ष में गांधी जी के साथ खड़ी हो सकती है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियन, रिच एंड पुअर, मैन एंड वुमेन, all forgetting differences of religion, caste and region had supported Gandhiji against the white government in South Africa। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों, पादरियों, गरीबों, अमीरों, स्त्रियों, पुरुषों सभी ने धर्म जाति का भेदभाव भुला करके और एक होकर गांधी जी का समर्थन किया था।
It made it quite clear that people belonging to different religious and section of society could gather together for the achievement of a common cause. इससे स्पष्ट हो गया कि यदि विभिन्न धर्मों और विभिन्न वर्गों के लोग एक हो जाएं, यानी असमान सामाजिक स्तर के लोग भी एक होकर एक सामान्य उद्देश्य के लिए लड़ें, तो वो सफल हो सकते हैं. Different religious and section of society could be get together for achievement of a common causes. यानी एक बात को लेकर विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोग यानी असमान स्तर वाले लोग जब इकट्ठे होकर के एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लड़ें, तो वो भी सफल हो सकते हैं. Thus, Gandhiji on his arrival in India drew the attention of peasants and laborers, forming the majority of Indian population, towards Indian national movement and brought them into a mainstream of it. और इसीलिए जब भारत लौटने पर गांधी जी ने देश की बहुसंख्यक कृषक जनता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर अट्रैक्ट किया, तो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से वो लोग जुड़ गए. गांधी जी आइडियोलॉजी यानी गांधी जी के विचार क्या थे. गांधी जी एक्सप्रेस्ड हिज अर्ली व्यूज इन हिज बुक इंटाइटल्ड हिंद स्वराज. गांधी जी ने अपने आरंभिक विचार थे वो हिंद स्वराज पुस्तक में लिखे, विच ही पेन्ड इन 1909 व्हाइल रिटर्निंग टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम लंदन. 1909 में जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए एक काल्पनिक संवाद के माध्यम से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे. दीज व्यूज वर एक्सप्रेस्ड इन एन इमेजिनरी डायलॉग फॉर्म, यानी काल्पनिक संवाद थे. द स्टडी ऑफ दिस बुक रिवाइल्स दैट गांधी जी लेड मच एम्फेसिस ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड. प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड. मीन्स और एंड का मतलब होता है साधन और साध्य. इस पुस्तक के अध्ययन से क्लियर होता है कि गांधी जी द्वारा सत्य, अहिंसा एवं साधन और साध्य की श्रेष्ठता पर बल दिया गया था. एम्फेसिस ऑन ट्रूथ, सच्चाई पर बल. गांधी जी सक्सेस इन साउथ अफ्रीका पेव्ड द वे फॉर हिज फ्यूचर लाइफ. दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने गांधी जी के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त किया. It was during this struggle that he involved a new technique of struggle known as सत्याग्रह. इस संघर्ष की अवधि में जो सिद्धांत उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था उसका नाम था सत्याग्रह. The literal meaning of सत्याग्रह is remain determinedly stuck to the path of truth. सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ था कि सच्चाई पर दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना. डिटरमाइंडली स्टक टू दी पाथ ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना. हिज वेपन ऑफ सत्याग्रह who also based on the principle of truth and non-violence. उनका सत्याग्रह रूपी जो अस्त्र था वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर ही टिका था. It does not possess any kind of hatred for the reviles. इसके अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक विचार था जो कि विरोधी पक्ष की यानी एक मिनट है. इन हिज ओपिनियन सत्याग्रह इज ए प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म बेस्ड ऑन लव फॉर मैनकाइंड. उनके विचारानुसार सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत था. स्पिरिचुअलिज्म होता है आध्यात्मिक. एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत था जिसमें मानवता से प्रेम करना जुड़ा था. इट डज नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ हेटर्ड फॉर रिवाइवल. इसमें विरोधियों के प्रति घृणा की भावना नहीं थी. गांधी जी कंसिडर्ड ट्रूथ एज सुप्रीम इन लाइफ. गांधी जी जीवन में सत्य को सर्वोपरि मानते थे. ही बिलीव्ड दैट एन आइडल सत्याग्रही इज ट्रूथ लविंग एंड ट्रूथफुल.
उसके अनुसार एक सच्चा जो सत्याग्रही होता है वो प्रेमी और सत्याग्रही यानी बुराई से वो घृणा करता है लेकिन बुरे से नहीं। ही इज परफेक्टली पीसफुल, ही हेट्स द एविल, वो बुराई से घृणा करता है लेकिन बुरे से नहीं। एंड नॉट द इविल डॉर, बुरे से नहीं। देयर इज नो रूम फॉर हेटेड इन हिज हार्ट, उसके हृदय में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। द ट्रू सत्याग्रही इज फियरलेस एंड करेजियस एंड ऑलवेज फॉलोज हिज चूजन पाथ फियरलेसली। सच्चा जो सत्याग्रही होता है निडर और साहसी होता है और निडरता पूर्वक ही वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह उन्होंने एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा पर भी बल दिया था। उनका विश्वास था कि नॉन वायलेंस होता है वो एक अद्भुत हथियार होता है। यह एक कायरता का हथियार नहीं होता अपितु वीरता और दृढ़ता का हथियार होता है। और यंग इंडिया जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1920 में, इसमें उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है।